सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात प्रियंका पुरोहित ने अपने पति को मौत के घाट उतरवा दिया और उसके बाद अपनी आंखों से मगरमच्छ वाले आंसुओं को बहाना शुरू किया। दुनिया को चीख चीख कर अपना झूठ परोसने लगी, अपने झूठ को चीख चीख कर दुनिया को बताने लगी। लेकिन किसी को इस बात की भनक नहीं थी कि जो महिला इतनी बेरहमी से बदहवास होकर अपने पति की मौत का गम मना रही है, दरअसल वही इस पूरे हत्याकांड की मास्टरमाइंड थी। अपनी बहू की काली करतूतों को सास ने ऑन कैमरा बताया, किस तरह उसकी बहू टॉर्चर करती थी बेटे को, किस तरह शादी के बाद लड़ाई झगड़ा आए दिन होता था घर में, और किस तरह प्रियंका पुरोहित ने अपने पति की मौत की कहानी को पूरी दुनिया के सामने एक अलग तरीके से पेश किया। इन सारी चीज़ों के बारे में सास और ननद ने कैमरे पर बताया है और बताया है कि किस तरह घर के अंदर सालों से कलेश मचा रही थी उनकी बहू, किस तरह भाई को टॉर्चर किया जा रहा था, किस तरह उसके रंग पर सवाल उठाए जा रहे थे और ये जताया जा रहा था कि तुम मुझे डिज़र्व नहीं करते, मुझे कोई और डिज़र्व करता है। ये कहानी है प्रियंका पुरोहित की, जिसने बेरहमी से सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात 1 लाख रुपए की सुपारी देकर अपने पति को मौत की आगोश में हमेशा हमेशा के लिए धकेल दिया और उसके बाद कैमरे पर रोने का, गिड़गिड़ाने का, बिलखने का एक अलग ही नाटक करती रही। ये कहानी उस महिला की है जिसने अपने हाथों अपनी मांग के सिंदूर की कीमत को खून के आगोश में धकेल कर 1 लाख रुपए उसकी कीमत लगा दी। ये कहानी है प्रियंका पुरोहित की, जिसने अपने बॉयफ्रेंड कमलेश के साथ मिलकर अपने पति को सुरेंद्र के हाथों मौत के घाट उतरवा दिया और उसके बाद दुनिया को बताया कि उनके घर में बदमाश आए, लूटपाट की और हत्या करके वहां से चले गए। पुलिस ने जब तफ्तीश करी तो राज खुला। जब राज खुला तो पता चला कि महिला का तो अफेयर काफ़ी टाइम से एक और शख्स के साथ चल रहा था और वो उसी से प्यार करती थी। भाई के साथ तो वो परेशानी से रहती थी, भाई को दिक्कत देती थी, भाई अगर पास जाते थे तो चिड़चिड़ करती थी, भाई को काला बोलती थी, उनके कलर पर, उसके कैरेक्टर पर अलग अलग बातें बोलती थी, उसकी ईगो को हर्ट करती थी। यहाँ तक कि अपने भाई से, अपने पति से वो बदतमीज़ी से बात करती थी और उसको अलग अलग तरीके से टॉर्चर करती थी। लेकिन वो शख्स था जो चुपचाप सब कुछ सहता जा रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी पत्नी से प्यार करता था। लेकिन उस पत्नी के दिल दिमाग पर कमलेश हावी था और वो उसी के साथ ज़िंदगी बिताना चाहती थी और इसीलिए उसने पूरे हत्याकांड की कहानी को रचा। आज बात करेंगे धार मर्डर केस के अंदर जो बातें जो शख्स थे देव किशन, उनकी माँ ने बताई, उनकी बहन ने बताई और किस तरीके से प्रियंका ने इस पूरे कत्ल की कहानी को रचा। आज बात करेंगे देव किशन पुरोहित के इस हत्याकांड के बारे में, जिस तरह प्रियंका ने एक मनगढ़ंत कहानी दुनिया को बताने की कोशिश करी और चीख चीख कर अपने झूठ को सच बनाने की कोशिश कर रही थी वो महिला। आज आपको सुनाएंगे इस पूरे केस में देव किशन जो है और प्रियंका की सास, उन्होंने क्या कुछ बताया, देव किशन की जो ननद है उन्होंने क्या कुछ बताया। लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि फिलहाल इस पूरे केस में जो आरोपी है प्रियंका पुरोहित, वो पुलिस की गिरफ्त में है और उसका बॉयफ्रेंड कमलेश, ये दोनों पुलिस की गिरफ्त में है। जो तीसरा शख्स था जिसे सुपारी दी गई थी, सुपारी किलर सुरेंद्र, वो अभी फरार है, पुलिस उसकी तफ्तीश में जुटी हुई है। लेकिन जब हमारे संवाददाता ने इस पूरे केस में देव किशन की बहन और प्रियंका पुरोहित की ननद से बात करी तो बताती हैं कि 2020 से इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप चल रहा था और कई बार इस शख्स को, कमलेश को, गांव में देखा गया। घर के आसपास वो 3 से 4 बार दिन में मंडराता रहता था और जो प्रियंका थी वो खिड़की पे खड़े होकर उसे देखती रहती थी और लगातार फ़ोन पे बात करती रहती थी। जब इस बारे में थोड़ी आपत्ति जताई परिवार ने तो प्रियंका उन लोगों से लड़ाई झगड़ा करती थी और वो वहाँ से घर से लड़कर चली जाया करती थी। कुछ वक्त पहले भी वो अपने मायके चली गई थी। जब जो उनके जानने वाले थे, समाज के लोग थे, उन्होंने समझाया, फिर बाद में प्रियंका घर तो आ गई थी, लेकिन उसके दिल दिमाग में तब भी कमलेश ही बसा हुआ था। वो उसके साथ ही रहना चाहती थी। शादी शुदा उसकी ज़िंदगी उसको नर्क जैसी लग रही थी। क्या कुछ कहा इस पूरे केस में देव किशन की माँ ने, देव किशन की बहन ने, एक बार आप सुनिए। भाभी का व्यवहार बहुत बुरा था। वो मतलब चिड़चिड़ करना, सही से बात नहीं करना, ऐसे कि ज़बरदस्ती रखा हुआ है, या मतलब हमें और मम्मी दिखने नहीं चाहिए भैया से, तो उनकी मतलब भैया तो आसपास होने ही नहीं चाहिए। जब देखो तब भैया से झगड़ा, रूम में जाते थे तो झगड़ा, रूम से बाहर तो वो रूम के अंदर कहते थे कि मेरे को सोने नहीं देते, बाहर जाऊँ मैं सोऊंगी, और फिर अंदर जाके मोबाइल चलाते थे।
बहुत सी बार अंदर से आवाज भी आती थी। चला था उसके पहले से बाद से वो मेरे को नहीं पता, पर 2020 में उनका अफेयर चल रहा था और अभी तक भी चल रहा था। यहाँ नहीं थे तब वो कभी नहीं आया, लेकिन जब भाभी को हम लेके आए ना तो हर 3-4 दिन में वो आता था। नहीं, घर पे नहीं आता था, गांव में आता था। तो बाहर से निकलना, रोड से निकलना, भाभी खिड़की पे खड़े रहते थे। भैया कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं करते थे, भाभी से भी नहीं करते थे। भाभी झगड़ा करते थे पर भैया ने कभी उल्टा जवाब नहीं दिया। क्या बोलती थी भाभी भैया? वो कहती थी कि तुम मेरे को डिजर्व नहीं करते हो, तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम काले हो, मेरे को कोई अच्छा सा लड़का डिजर्व करता है। तुम भले मेरे को डिवोर्स दे दो, मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ, तुम मेरे को खुश नहीं रख पा रहे हो, तुम मेरे को घुमाने नहीं ले जाते हो, तुमने मेरी कौन सी ख्वाहिश पूरी करी। जब पारिवारिक से कोई शादी वगैरह होती थी उनके साथ जाती थी? पारिवारिक में हाँ शादी वगैरह जाती थी, सामाजिक तो जरूर मतलब उनका मन होता था तो जाती थी, लेकिन जहाँ पे उनका बॉयफ्रेंड था वो कमलेश, वहाँ पे वो जरूर जाती थी। भैया बोले ना बोले वो रेडी होके बाहर आ जाती थी कि शादी में जाना है। 4 दिन यहाँ तो 15 दिन मायके बदनावर उनकी नानी के घर, और अगर 8 दिन यहाँ तो 1 महीना वहाँ पे। ज्यादा तो यहाँ रहते ही नहीं थे। हर 3-4 दिन में उनका यही था कि मेरे को बदनावर जाना है, मेरे को काम है, मेरे को बदनावर जाना है। मेरी बहू नहीं करी। कैसा व्यवहार था उनका आपके बेटे के साथ? वो हमेशा विवाद करती रहती थी। वहाँ यहाँ कम रहती और मायके में बहुत रहती थी। यहाँ 4 दिन रहती थी, वहाँ 15 दिन रहती थी। यहाँ 4 दिन के लिए आती थी, उसमें भी झगड़ा। वहाँ फोन से भी वो झगड़े में यहाँ से चैन से उसको रहने नहीं देती थी। उसके पहले उसने हाथापाई भी कर ली थी। तो 3 साल वहाँ बैठी वो पियर में। उसके बाद समाज वाले उसको लाए, उसके बाद भी उसका वही विवाद, वही झगड़ा, वही फोन चलाना। और वहाँ से कैसे करके लाइक मैं फोन रखूंगी। किसी से बात भी करते थे, आपसे भी विवाद करते थे? हाँ, हमसे भी करती थी। और ये गुड़िया का भी बहुत खार करती थी, क्योंकि ये पढ़ी लिखी, इसको सब चेट वेट मालूम पड़ती थी। तो बस ये इस पे ज्यादा वो रखती दाव कि बोली ये तो मेरा मोबाइल देखती है। तो इसको भी उसने मारा था एक बार। तो उसके बाद वो 3 साल पियर में बैठी। उसके बाद उसको लाए, उसके लाने के बाद भी उसका वही का वही हाल, परेशान कर देती थी। तो उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। तो देखा आपने जो बातें देव किशन की माँ ने बताई, जो बातें प्रियंका पुरोहित की सास ने बताई। लेकिन अब आपको वो नौटंकी वाला वीडियो दिखाता हूं जो झूठा वीडियो है और जो मनगढ़ंत वीडियो था, जिसमें प्रियंका चीख कर चिल्ला कर अपने झूठ को सच साबित करने के लिए दुनिया को एक अलग कहानी बता रही थी, एक अलग झूठ परोस रही थी। दबाया, फिर उन्होंने बोला जो है हमको दे दो, नहीं तो मार डालेंगे। इन्होंने हाथ पैर मारे और मेरे को घसीट के उधर ले गए। ये वाली अलमारी उन्होंने ढूंढी, नहीं मिला। मैंने बोला मैं सब दे दूंगी, हमको छोड़ दो। मेरा सामान मैंने सब निकाल के दे दिया। कब की बात है? ये मेरे को आधा घंटा हो गया चिल्लाते। मेरा एक जन मेरे मुंह के पास बैठा था, हाथ और पैर पीछे बांध रखे थे, पूरा कपड़े फाड़े थे। चिल्लाने की कोशिश करी तो बोला तेरे पति को मार देंगे। चोट भी बहुत। कितने जन थे? ये मेरे को 2 दिखे थे, बाकी इधर भी और थे। तो दोस्तों, इस पूरी चीज के ऊपर आपकी क्या कुछ राय है? जिस तरह प्रियंका ने अपने पति के कत्ल की कहानी लिखी, आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।